साल 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था, तो इस हमले के भयावह परिणाम को देखते हुए कई लोगों ने इस तरह की उम्मीद जाहिर की थी कि इस पूरे हमले के बाद दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार पर रोक जरूर लगाई जा सकेगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि हर साल इस तरह की रिपोर्ट सामने आती है कि दुनिया भर में अभी भी कई देश ऐसे हैं जिनके पास बहुत व्यापक मात्रा में परमाणु हथियार मौजूद हैं। हाल ही में एक ऐसी ही नई रिपोर्ट सामने आई है अमेरिका से, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मौजूदा समय में चीन के पास बहुत बड़ा परमाणु बेड़ा मौजूद है और आगे आने वाले कुछ समय में, खासतौर पर साल 2035 तक, इस पूरे बेड़े में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से, जिनके जरिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर की बात करेंगे। ये पूरा विषय चर्चा में क्यों है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अमेरिका की हालिया रिपोर्ट क्या है और परमाणु हथियारों के मामले में अन्य देशों की क्या स्थिति है, उसको जानेंगे। साथ ही परमाणु हथियारों को लेकर चीन की नीति क्या रही है और चीन की नीति में जो बदलाव आ रहा है पिछले कुछ समय से, उस बदलाव की वजह से भारत पर क्या प्रभाव होगा, उस प्रभाव का भी आकलन करेंगे। अंत में निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे और एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न मेंस का होगा और आप 250 शब्दों में से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की हमारी न्यूज देख लेते हैं, खबर देख लेते हैं। आज की हमारी जो खबर है वो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से है। हमारी खबर कहती है, चाइना टू हैव 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बाय 2035, पेंटागन रिपोर्ट। यानी अमेरिका की ओर से एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि साल 2035 तक चीन के पास तकरीबन 1500 परमाणु हथियार मौजूद होंगे। तो इसी पूरी खबर का विस्तार से विश्लेषण करने की इस पूरी खबर में कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अमेरिका की हालिया रिपोर्ट पर बात कर लेते हैं। तो हाल ही में चीन की सैन्य शक्ति को लेकर, चीन की मिलिट्री पावर को लेकर पेंटागन की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है। पेंटागन क्या होता है? तो पेंटागन अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, वहां का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसके मुख्यालय को कहा जाता है। और सबसे विशेष बात यह है कि अमेरिका में रक्षा विषयों को लेकर जो तमाम निर्णय लिए जाते हैं, जो तमाम नीतियां बनाई जाती हैं, वो तमाम नीतियां पेंटागन में ही बनाई जाती हैं। तो इस तरह से पेंटागन द्वारा जो रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, उन रिपोर्ट्स को काफी ज्यादा क्रेडिबल माना जाता है, काफी ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है और इन रिपोर्ट्स का विस्तार से विश्लेषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पेंटागन ने हाल ही में चीन की सैन्य शक्ति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में चीन की परमाणु शक्ति का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि चीन पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बनाया जाता है तो इसकी वजह से साल 2027 तक चीन के पास तकरीबन 700 परमाणु हथियार मौजूद होंगे और साल 2035 तक चीन के परमाणु हथियारों का जो बेड़ा है उसकी संख्या तकरीबन 1500 तक पहुंच जाएगी। यानी जाहिर तौर पर चीन अपने परमाणु हथियार के बेड़े में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर रहा है और ये जो पूरा विषय है वो भविष्य में भारत के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा गंभीर साबित हो सकता है। वर्तमान समय में क्या स्थिति है, वर्तमान की बात करें तो बीते दिनों सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की थी। ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट जारी की थी परमाणु हथियारों को लेकर और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि साल 2020 में चीन के पास तकरीबन 390 परमाणु हथियार मौजूद थे, जबकि साल 2019 में चीन के पास 200 के आसपास परमाणु हथियार मौजूद थे। तो इस तरह से पिछले एक साल में चीन ने अपनी नीति में कुछ परिवर्तन किया है। चीन लगातार अपने परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, तो चीन की कुछ नीति में परिवर्तन देखने को मिला है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया था, क्योंकि चीन के परमाणु हथियारों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो चीन अमेरिका की हालिया रिपोर्ट की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और परमाणु हथियारों के मामले में अन्य देशों की क्या स्थिति है उस पर बात कर लेते हैं। तो वर्तमान समय में दुनिया के 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु क्षमता मौजूद है, परमाणु हथियार क्षमता मौजूद है। इन 9 देशों में सबसे पहला नाम है अमेरिका, दूसरा नाम है रूस का, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। तो ये 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु क्षमता मौजूद है। समग्र तौर पर हथियारों की बात करें कि समग्र तौर पर कितने हथियार मौजूद हैं, तो
साल 2020 की सिपरी रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान समय में इन 9 देशों के पास तकरीबन 13,400 परमाणु हथियार मौजूद हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा है। दुनिया को नष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा है। तो साल 2020 में इतने हथियार मौजूद थे। इसमें से भी रूस के पास सबसे ज्यादा हथियार मौजूद हैं। रूस के पास तकरीबन 6,225 हथियार हैं, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका की बारी आती है। अमेरिका के पास तकरीबन 5,550 हथियार मौजूद हैं। हालांकि साल 2019 और साल 2020 के बीच इन दोनों देशों का जो बेड़े है, परमाणु हथियारों का जो बेड़ा है, उसमें कुछ कमी जरूर देखने को मिली थी। साल 2019 में जो मात्रा थी वो तकरीबन 13,865 थी। कुछ कमी आई थी, तो जाहिर तौर पर अमेरिका और रूस के जो परमाणु हथियार हैं उनमें कुछ कमी आई थी। कमी क्यों आई थी? तो ये कमी आई थी साल 2010 के एक समझौते की वजह से। साल 2010 में अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियारों को लेकर एक समझौता किया था। इस समझौते में यह प्रावधान शामिल था कि समय समय पर अमेरिका और रूस दोनों ही अपने पुराने परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे, और इसी पूरे समझौते की वजह से इनके परमाणु बेड़े में कुछ कमी देखने को मिली थी। लेकिन इस रिपोर्ट में एक विशेष बात ये कही गई थी कि दुनिया की जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विकासशील देश हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान और चीन, इन तीनों देशों के बेड़े में, इन तीनों देशों के परमाणु हथियारों में बहुत अचानक से बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिली थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में भारत के लिहाज से ये कहा गया था कि भारत की तुलना में चीन और पाकिस्तान के पास ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। चीन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि चीन के पास 390 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। भारत की बात करें तो साल 2020 में भारत के पास तकरीबन 150 परमाणु हथियार थे, जबकि साल 2020 में ही पाकिस्तान के पास तकरीबन 160 परमाणु हथियार मौजूद थे। यानी भारत, चीन और पाकिस्तान दोनों से ही परमाणु हथियारों के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही भारत के पड़ोसी देश हैं और दोनों ही देशों के साथ भारत के संबंध बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो इसे हम भारत के लिए एक चिंता का विषय जरूर मान सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि पिछले कुछ समय से परमाणु विषयों को लेकर चीन की नीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है, और चीन की नीति अब और ज्यादा आक्रामक होती जा रही है, और ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। तो क्या परिवर्तन आया है चीन की नीति में, और अब तक चीन की क्या नीति रही है परमाणु विषयों को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर, उसकी बात करते हैं। तो परमाणु हथियारों को लेकर चीन की क्या नीति रही है, उसको समझने के लिए हमें चीन में परमाणु हथियारों के इतिहास को समझना होगा। तो चीन में परमाणु तकनीक का विकास 1950 के दशक से शुरू हो गया था। लेकिन सबसे विशेष बात यह है कि चीन में प्रारंभ में परमाणु हथियारों को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था, क्योंकि चीन के जो लीडर्स थे, चीन के जो नेता थे, उनका मानना था कि भविष्य का जो युद्ध होगा, भविष्य में जो युद्ध लड़े जाएंगे, उन युद्धों में कन्वेंशनल वॉरफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो कन्वेंशनल हथियार होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेंगे, जबकि परमाणु हथियार इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे। तो इसी को देखते हुए प्रारंभ में चीन में परमाणु हथियारों पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया। लेकिन 1950 का दशक आते आते वहां पर तकनीक विकास पर जोर दिया जाने लगा, और अंततः 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। तो ये तो चीन के परमाणु परीक्षण की बात हुई। लेकिन भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण साल 1974 में किया था। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है, इसको लेकर इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, जिसको लेकर सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो चीन ने साल 1964 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, और इसी परमाणु परीक्षण के बाद चीन की पॉलिसी विकसित हुई, खासतौर पर परमाणु मामलों को लेकर, परमाणु हथियारों को लेकर। और प्रारंभ में चीन की परमाणु हथियारों को लेकर जो नीति थी, उस नीति में क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की नीति को बहुत प्रमुखता दी गई थी। प्रमाणिक न्यूनतम निवारण नीति को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई थी। इस पूरी नीति को हम एक रक्षात्मक नीति के तौर पर देख सकते हैं, एक डिफेंसिव पॉलिसी के तौर पर देखा जा सकता है, जिस पॉलिसी के तहत केवल उतने ही परमाणु हथियार विकसित किए जाते हैं जितनी की जरूरत है अपनी सुरक्षा के लिए। यानी आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जितने परमाणु हथियार चाहिए, आप केवल उतने ही परमाणु हथियार विकसित करेंगे, और इसके बाद और ज्यादा परमाणु हथियार विकसित नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा इस पूरी पॉलिसी की दो और विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली विशेषता है दूसरी स्ट्राइक, और दूसरी विशेषता है बचाव क्षमता। दूसरी स्ट्राइक यानी कोई भी देश जो इस तरह की नीति को अपनाता है वो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, परमाणु हमला केवल दूसरी स्ट्राइक के मामले में ही किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो देश दूसरी स्ट्राइक की पॉलिसी को अपनाता है वो कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, कभी भी पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा,
और तब तक नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर इस तरह के हथियार प्रयोग नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा चीन ने इस पूरी पॉलिसी के तहत बचाव क्षमता भी विकसित की कि यदि उस पर परमाणु हमला होता है तो उस परमाणु हमले से किस तरह से बचा जाएगा। तो ये क्षमता भी इस पूरी पॉलिसी के तहत विकसित की गई थी। तो इस पूरी पॉलिसी को हम समग्र तौर पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तौर पर देख सकते हैं, जिसको भारत और पाकिस्तान ने भी अपनाया हुआ है। तो इस तरह की पॉलिसी शुरुआत में चीन द्वारा अपनाई गई थी, लेकिन धीरे धीरे चीन की नीति में अब पिछले कुछ समय से हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और ये परिवर्तन आगे आने वाले समय में कई जानकारों का मानना है कि बहुत गंभीर साबित हो सकता है। चीन अपनी इस नई बदली हुई पॉलिसी के तहत अपने परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण पर जोर दे रहा है। इसके अलावा चीन अपने परमाणु बेड़े के विस्तार पर भी जोर दे रहा है। इस पूरी नई पॉलिसी के तहत जो पॉलिसी में बदलाव देखने को मिला है, उस पूरी बदली हुई पॉलिसी के तहत चीन न केवल मात्रा में सुधार कर रहा है बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार कर रहा है। तो चीन दोनों पहलुओं पर ध्यान दे रहा है। मात्रा में सुधार करने का मतलब है कि चीन अपने परमाणु हथियारों की जो संख्या है उसमें कुछ बढ़ोतरी कर रहा है, जबकि गुणवत्ता में सुधार करने का मतलब है कि चीन के पास पहले से जो परमाणु हथियार मौजूद हैं उन परमाणु हथियारों को और ज्यादा अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, उनको और ज्यादा खतरनाक और गंभीर बनाने की कोशिश की जा रही है इस पूरी नई पॉलिसी के तहत। इसके अलावा चीन अपनी इस बदली हुई पॉलिसी के तहत न्यूक्लियर ट्राइड भी विकसित करने की कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है? तो न्यूक्लियर ट्राइड को हम जल, थल और वायु से परमाणु हमला करने की शक्ति के तौर पर, क्षमता के तौर पर देख सकते हैं। यानी यदि कोई देश ये न्यूक्लियर ट्राइड विकसित कर लेता है तो उस देश के पास जल से भी परमाणु हमला करने की क्षमता होगी, थल से भी परमाणु हमला करने की क्षमता होगी और वायु से भी परमाणु हमला करने की क्षमता मौजूद होगी। और यदि चीन इस तरह का कोई भी मैकेनिज्म विकसित कर लेता है तो जाहिर तौर पर भारत, क्योंकि उसका बहुत सबसे करीबी पड़ोसी देश है, तो इसकी वजह से भारत को बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि चीन ने आखिर पिछले कुछ समय में अपनी नीति में बदलाव क्यों किया है, चीन की नीति में बदलाव क्यों देखने को मिला है। तो इसका सबसे पहला और सबसे सरल सा आंसर है कि आर्थिक विकास। जब साल 1964 में चीन ने अपनी परमाणु नीति विकसित की थी तो उस समय चीन का आर्थिक विकास बहुत ज्यादा नहीं था। चीन आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था और क्योंकि परमाणु हथियार विकसित करने के लिए, परमाणु प्रणाली विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में चीन के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो बहुत ज्यादा परमाणु हथियार विकसित कर सका। लेकिन साल 1978 में जब चीन में आर्थिक सुधार लागू किए गए तो धीरे धीरे चीन की अर्थव्यवस्था में कुछ विकास देखने को मिला, कुछ वृद्धि देखने को मिली और धीरे धीरे चीन की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत होने लगी। और इसी मजबूती के परिणाम स्वरूप अंततः चीन के पास वो संसाधन आ गए जिनकी वजह से वो परमाणु हथियारों पर और ज्यादा निवेश कर सकता था। लेकिन इसका दूसरा और बड़ा कारण भी है। दूसरा कारण है भू राजनीतिक समीकरणों में हो रहा बदलाव। पिछले कुछ समय से हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हम जानते हैं कि दुनिया के जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका और रूस, इन दोनों बड़े देशों के पास जो बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार मौजूद हैं वो प्रत्यक्ष तौर पर शीत युद्ध का परिणाम है, कोल्ड वॉर का परिणाम है। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देशों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था और इसी विश्वास की कमी की वजह से दोनों देश एक व्यापक मात्रा में परमाणु हथियार विकसित कर रहे थे, क्योंकि दोनों देशों को लगता था कि सामने वाला देश और ज्यादा हथियार बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें और ज्यादा हथियार बनाने चाहिए। और इसी पूरी रेस की वजह से, इसी पूरी प्रतिस्पर्धा की वजह से दोनों देशों के पास आज बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार मौजूद हैं। लेकिन अब ये शीत युद्ध समाप्त हो गया है। हालांकि पिछले कुछ समय से कई अंतर्राष्ट्रीय जानकारों का कहना है, जो पूरी राजनीति पर नजर रखते हैं, उन लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से हमें एक नया शीत युद्ध देखने को मिल रहा है। और इस नए शीत युद्ध की सबसे बड़ी और सबसे विशेष बात यह है कि इस नए शीत युद्ध में रूस शामिल नहीं है, बल्कि इस नए शीत युद्ध में चीन मौजूद है। क्यों मौजूद है? क्योंकि चीन अपनी आर्थिक शक्ति की बदौलत पिछले कुछ समय से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक प्रमुख देश बनकर उभरा है, एक बड़ा खिलाड़ी बनकर सामने आया है। ऐसे में चीन अपनी शक्ति के आधार पर परमाणु समानता की बात करता है, न्यूक्लियर इक्वालिटी की बात करता है। यानी चीन कहता है कि जितने परमाणु हथियार रूस या फिर अमेरिका के पास मौजूद हैं, उतने ही परमाणु हथियार चीन के पास भी मौजूद होने चाहिए, क्योंकि चीन अब अपने आप को एक बड़ी शक्ति मानता है। तो इस पूरी नीति की वजह से भी, इस पूरे इक्वेशन में जो बदलाव आए हैं, उन बदलावों की वजह से भी चीन ने अपनी परमाणु नीति में
कुछ परिवर्तन किया है। तो ये तो परिवर्तनों की बात हुई। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इसकी वजह से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस पूरी बदली हुई नीति की वजह से भारत को किन बदलावों का सामना करना पड़ेगा, किन प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर इस बदली हुई नीति की वजह से भारत पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि चीन और भारत दोनों आपस में एक पड़ोसी देश हैं और दोनों देश तकरीबन 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा सबसे विशेष बात यह भी है कि पिछले कुछ समय से भारत और चीन के संबंध बहुत बेहतर नहीं रहे हैं और कई जानकारों का कहना है कि वर्तमान समय में भारत और चीन के संबंध अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई तरह के मतभेद मौजूद हैं, कई तरह के सीमा विवाद मौजूद हैं। वेस्टर्न सेक्टर में सीमा विवाद है, ईस्टर्न सेक्टर में सीमा विवाद है और बीते दिनों ये विवाद और ज्यादा बढ़कर हमें देखने को मिला जब चीन के कई सैनिकों ने भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की थी। तो जाहिर तौर पर दोनों देशों के बीच कई तरह के सीमा विवाद मौजूद हैं। ऐसे में यदि चीन के परमाणु बेड़े में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो इसकी वजह से भारत की जो बचाव क्षमता है वो प्रभावित होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर जब दोनों देशों के हथियार बेड़े के बीच काफी ज्यादा और ऐसी स्थिति में यदि चीन पर बहुत सारे परमाणु हथियार एक साथ भारत पर छोड़ देता है तो भारत का जो बचाव प्रणाली है, भारत की जो बचाव तंत्र है, उस बचाव तंत्र के लिए इन तमाम तरह की चुनौतियों से एक साथ निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके अलावा पिछले कुछ समय से चीन में परमाणु हथियारों को लेकर लॉन्च ऑन वार्निंग नीति को स्वीकार्यता देखने को मिल रही है। लगातार इस नीति पर चर्चा की जा रही है और इसको स्वीकारने की बात की जा रही है। क्या होता है इस नीति के तहत? तो लॉन्च और वार्निंग नीति के तहत हमले की चेतावनी पर ही परमाणु हमला कर दिया जाता है, चाहे वो हमले की जो चेतावनी है वो सही है या फिर गलत है। यानी उस हमले की चेतावनी कितनी ज्यादा क्रेडिबल है उस पर बात नहीं की जाती है, वो कितनी ज्यादा विश्वसनीय है उस पर बात नहीं की जाती है। चाहे वो गलत है तब भी परमाणु हमला कर दिया जाएगा और चाहे वो सही है तब भी परमाणु हमला कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भारत, जो कि चीन के सीमा के काफी ज्यादा करीब पड़ता है, भारत को इसका नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा हमने पहले ही बात की थी कि चीन और अमेरिका के बीच एक नया शीत युद्ध देखने को मिल रहा है। ऐसे में चीन के इस नए शीत युद्ध की वजह से भारत को भी बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारत और चीन सीमा के बहुत ज्यादा करीब हैं और इसके अलावा भारत और अमेरिका के संबंध पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बेहतर हुए हैं। तो इन बेहतर संबंधों का जो प्रभाव है, इन बेहतर संबंधों की जो प्रतिक्रिया है, वो हमें भारत और चीन सीमा पर देखने को मिलेगी। और बीते कुछ दिनों से ये देखने को भी मिली है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका और भारत द्वारा एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, एक सैन्य प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश के पास, जो कि चीन की सीमा से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। इसी पूरे युद्धाभ्यास के बाद, इसी पूरे प्रशिक्षण के बाद चीन के सैनिकों ने भारत के तवांग क्षेत्र में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की थी। तो जाहिर तौर पर भारत को इसके परिणाम भी झेलने पड़ रहे हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन का यदि प्रभाव बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर यदि चीन के पास बहुत सारे परमाणु हथियार मौजूद होंगे तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसका वर्चस्व भी बहुत ज्यादा मजबूत होगा। और यदि चीन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है तो इसकी वजह से भारत पर प्रभाव पड़ेगा, भारत की स्थिति और ज्यादा कमजोर हो जाएगी और ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ये तो भारत पर पड़ने वाले प्रभावों की बात हुई। अब अंत में निष्कर्ष पर बात कर लेते हैं, निष्कर्ष को समझने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर तौर पर, तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जाहिर तौर पर भारत के नीति निर्माताओं को चीन की इस बदली हुई नीति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और चीन की नीति के अनुरूप भारतीय नीति में परिवर्तन किए जाने की भी जरूरत है। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि और ज्यादा परमाणु हथियार विकसित करना, इस संबंध में कोई विकल्प मौजूद नहीं है, कोई विकल्प नहीं है कि और ज्यादा परमाणु हथियार विकसित किए जाएं। तो आखिर भारत कर क्या सकता है इस संबंध में? भारत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों के जरिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए चीन पर यह दबाव बनाया जा सकता है, चीन पर यह दबाव डाला जा सकता है कि वो परमाणु अप्रसार के सिद्धांत पर, जो न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन का सिद्धांत है, कि वो परमाणु अप्रसार के सिद्धांत पर, यानी परमाणु क्षमता में और ज्यादा विस्तार न करने के सिद्धांत पर बल दे, उसको और ज्यादा विकसित करे। तो जाहिर तौर पर चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की जरूरत है। इसके अलावा यदि यह दबाव काम नहीं करता है तो अंततः भारत के पास भी यही विकल्प बचेगा कि भारत भी अपने परमाणु बेड़े को और ज्यादा विकसित करे। इसके अलावा भारत को अन्य सैन्य पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए,
क्योंकि परमाणु हथियार तो एक अंतिम विकल्प हो सकता है, लेकिन यदि इससे पहले युद्ध लड़ा जाता है तो वो युद्ध अन्य तमाम डिमेंशंस के जरिए लड़ा जाएगा। तो भारत को अपनी सेना को विकसित करने पर जोर देना चाहिए, भारत को अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर जोर देना चाहिए, अपने सैनिकों के प्रशिक्षण पर भी भारत को और ज्यादा जोर देने की जरूरत है, अपने सैन्य बल को बढ़ाने की जरूरत है, सैन्य क्षेत्र पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। तो ये तो निष्कर्ष की बात हुई। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में से लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन की परमाणु नीति में कुछ आक्रामक बदलाव देखने को मिले हैं। परिणाम स्वरूप अब समय आ गया है कि भारत भी अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करे। कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी सबसे पहले आपको बताना है कि चीन की परमाणु नीति में क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं और क्या इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भारत को भी अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए, और यदि करना चाहिए तो वो क्या परिवर्तन हो सकते हैं, किस तरह के बदलाव भारत अपनी नीति में कर सकता है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं की चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।